स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा पीएसए का 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे, साथ में आपको मैथ और जीके के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स की पीडीएफ फाइल्स भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको भी पता है ये आपके एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो आपको ये ज़रूर कर लेने हैं। और रेगुलर क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, डेली आपका एग्जाम होता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट। तो देखिए, आप ये क्वेश्चन पेपर की अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है, आप इसको करने के लिए बैठे हैं, आपको देखना है पीएम के एग्जाम के लिए आपको कितना समय दिया जाता है, उसी हिसाब से आपको ये सोल्व करना है। आपको ये पता चल जाएगा आप कितने समय में इसको सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई आपकी कोई कमी है आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपको अब स्पीड अपनी बढ़ानी है, आपको मैथ की तैयारी करनी है, जीके करनी है, आपको यहीं से पता चलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया कि जो स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट आप भेजते हैं, ठीक है, कोई भी आपने स्पीड पोस्ट वस्तु भेजी है, अधिकतम उसकी वजन सीमा क्या हो सकती है, और दूसरा आप किस मैक्सिमम सीमा तक उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली 35 किलोग्राम उसका मैक्सिमम वेट हो सकता है, और 1 लाख रुपए तक आप उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 20 किलोग्राम एंड 1 लाख रुपए, 35 किलोग्राम्स एंड 10,000, या फिर 20 किलोग्राम एंड 10,000। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर आप कोई भी स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, आपको पता है स्पीड पोस्ट का मैक्सिमम वेट 35 किलोग्राम हो सकता है, और इंश्योरेंस की बात करें तो इसको 1 लाख रुपए तक इंश्योर करके भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन। पंजीकृत समाचार पत्र अधिक से अधिक कितने अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। 365 डेज, 180 डेज, 31 डेज, या फिर 30 डेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास सी, ठीक है। जो भी आपके पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं अधिक से अधिक 31 दिन के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन केस ऑफ एसबी अकाउंट बैलेंस इज नॉट रेज्ड टू 500 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड एज द अकाउंट मेंटेनेंस फी। वित्तीय वर्ष के अंत में यदि एसबी खाते में राशि जो है 500 से कम हो, यानी कि आपने उसमें मेंटेन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सेविंग के खाते में आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 500 रुपीज़ होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में, नहीं तो क्या होगा, आपके मेंटेनेंस चार्जेस काट लिए जाएंगे। कितने काटे जाएंगे वो यहाँ पे हमें बताना है, 100 रुपीज़, 50, 20, या फिर क्या हो जाएगा 10 रुपीज़। तो अगर आपके खाते में फाइनेंशियल ईयर के वित्तीय वर्ष के अंत में 500 रुपीज़ से कम राशि है, तो आपके 50 रुपये एज ए मेंटेनेंस चार्जेस काट लिए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। The interest on PPF account shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between the close of the PPF खाते में ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए किस दिन के समाप्त होने से किसके बीच की जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, महीने का एक स्पेसिफिक दिन होता है, एक निर्धारित दिन होता है, आपके पीपीएफ खाते में देखा जाता है, उस दिन से देखा जाएगा कि उस लास्ट तक, ठीक है, महीने के अंत तक देखा जाता है कि कितनी आपकी मिनिमम बैलेंस है, उसके ऊपर आपको जो है ब्याज दिया जाएगा महीने के लिए। तो 10th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे बोला गया कि 10वें दिन से, महीने का जो 10वां दिन होगा उस दिन से लेके महीने के अंत तक देखा जाएगा पीपीएफ अकाउंट में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा, जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा, उसके ऊपर आपके उस माह के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ, 10th डे एंड 15th ऑफ द मंथ, या फिर 5th डे एंड 15th ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा बी, महीने के 5वें दिन और महीने के अंत के बीच में पीपीएफ खाते में जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा, जो भी मिनिमम कम से कम बैलेंस होगा, उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो उस महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग एंड एससीएसएस अकाउंट। क्या होता है एससीएसएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, एंड मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी रिटेन्ड। आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता जो है कितने रुपए से मिनिमम खोला जा सकता है, और अधिकतम इसमें कितनी राशि आप जमा करवा सकते हैं। तो 500 रुपीज़ से खोला जा सकता है, और 1.5 लाख रुपए इसमें आप जमा कर सकते हैं। 515 लाख, 1015 लाख, या फिर 1 लाख 1000, या फिर 1.5 लाख। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपके पास सी,
आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है, मिनिमम 1,000 रुपये से आप इसको खुलवा सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी अंडर होल लाइफ इंश्योरेंस इज अवेलेबल आफ्टर होल लाइफ इंश्योरेंस, पूर्ण जीवन बीमा जो पॉलिसी होती है जिसे सुरक्षा कहा जाता है, इसमें ऋण आप लेना चाहते हैं, लोन आप लेना चाहते हैं या इसको सरेंडर करना चाहते हैं, आप इसको आगे नहीं चलाना चाहते हैं भाई, जो भी आपका वो आप वापस लेना चाहते हैं, तो कब आपको ये सुविधा मिलती है? अगर आपके पास होल लाइफ इंश्योरेंस हो, संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी हो। लोन आपको 4 साल के बाद मिलेगा, सरेंडर आप इसको 3 साल के बाद कर सकते हैं। लोन 3 साल के बाद मिल सकता है, आपको सरेंडर करवाना है तो 5 वर्ष के बाद किया जा सकता है। लोन 3 वर्ष के बाद मिलेगा, सरेंडर भी 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। लोन 4 वर्ष के बाद मिलता है और सरेंडर करने की सुविधा 5 वर्ष के बाद मिलती है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास से, लोन आपको चाहिए तो 4 वर्ष के बाद मिलेगा और अगर आप इसको समर्पण करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो 3 वर्ष के बाद आप कर सकते हैं। बड़ी सी लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ऑन एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। तो ये क्वेश्चन के लिए आप एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर चेक करके जाएं, कहीं कोई चेंज होती है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं, इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे या फिर ये आपका इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं इसके ऊपर जो बोनस मिलता है वो, ये सारी चेंजेबल चीज़ें, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बंदोबस्त बीमा जो है संतोष जिसे कहा जाता है, 1000 जमा राशि पर प्रतिवर्ष अंतिम घोषित बोनस क्या है, यानी कि जो भी आपका लास्ट में अभी बोनस चल रहा है वो क्या है, 1000 रुपये के लिए क्या मिलेगा आपको, 50 रुपये, 52, 55 या फिर 58 रुपीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, आपको 50 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना इज अ स्कॉलरशिप स्कीम टू अवॉर्ड चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड 6th to 9th। बट इज दी फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श। दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो कक्षा 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को पुरस्कृत करने की योजना है। स्पर्श का पूर्ण रूप क्या है, आपको स्पर्श की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आपकी जो स्पर्श है ये एक छात्रवृत्ति योजना है, इसमें जो छात्र होते हैं 6ठी से लेकर 9वीं तक उनको छात्रवृत्ति दी जाती है और कितनी दी जाती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6000 पर ईयर या फिर आप रख लीजिए इसको 500 पर मंथ के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट इसके लिए। अब यहाँ पे स्पर्श की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने बार बार पढ़े हैं, लेकिन आप इनकी ऑप्शंस एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक होगी, आप अपना आंसर गलत करके आ जाएंगे। उसके बाद है स्कॉलरशिप फॉर प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, स्कॉलरशिप फॉर प्राइवेट एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, स्टूडेंट्स प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि माई स्टैम्प जो है ये कब पेश किया गया था भारत में, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले है वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन के दौरान। अब हमें बताना है कि वो कौन सी विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी थी जिसके दौरान इसको पेश किया गया था। इंडिपेक्स 1973, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, एशियन 1977, इंडिपेक्स 2013 या फिर इनपैक्स है यहाँ पे, ठीक है। इनपैक्स 2013 या फिर इंडिपैक्स 2011। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास डी, इंडिपैक्स 2011 के दौरान, ठीक है। वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपैक्स 2011 के दौरान इसको भारत में पहली बार पेश किया गया था। माई स्टैम्प क्या चीज़ होती है, किसका ये ब्रांड नेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। माई स्टैम्प शीट अगर आप बनवाना चाहते हैं, कितनी उसकी कॉस्ट है, कितनी उसमें स्टैम्प्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इसको बनवाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे संबंधित बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी ऑन डिलीवरी ऑफ COD कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल बाय पोस्ट इज रिमिटेड टू सेंडर थ्रू। डाक द्वारा COD लेके वितरण पर प्राप्तकर्ता से वसूल की गई राशि प्रेषक को किस माध्यम से प्रेषित की जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल क्या होता है, जब आपका लेख वितरित किया जाता है तो आपका जो एड्रेसी होता है, जो प्राप्त करता होता है, उससे पैसे लिए जाते हैं जो आपके सेंडर को भेजे जाने हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि आप जो पैसे सेंडर को भेजेंगे, जो प्रेषक को भेजेंगे, वो किस माध्यम से भेजे जाएंगे। EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ई पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, ई पेमेंट या फिर ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के थ्रू। ECS इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन आ जाएगी सी। ये जो आपके पैसे
सेंडर को ट्रांसमिट किए जाएंगे, प्रेषक को प्रेषित किए जाएंगे, ई पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे। The round and oblong money order stamps and insurance seal should be kept in the custody of round तथा अवलोंग मनी ऑर्डर मोहर तथा बीमा सील किसकी अभिरक्षा में रहती है, कौन इनको अपनी अभिरक्षा में रखेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। सब अकाउंट पीए, मनी ऑर्डर पीए, पोस्ट मास्टर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा सी, पोस्ट मास्टर जो होता है, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। जो राउंड अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप और इंश्योरेंस सील होती है, जो बीमा सील होती है, इन सभी की अभिरक्षा करने के लिए यही जिम्मेदार रहेगा। दी एसपीएम शुड चेक सिस्टम जनरेटेड डीटीआर। क्या होती है डीटीआर? डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऑफ बीओज, ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जो भी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या काम किया हुआ है। बाई इन्वोकिंग विच मीनू इन सैप, सैप एसपीएम को सैप में किस मीनू को खोलकर बीओज की सिस्टम जनरेटेड डीटीआर की जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ZFR डैश डे डैश न्यू, ठीक है, ये आपकी सही ऑप्शन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग टी कोड इज यूज्ड इन कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स इन सीएसआई। सीएसआई में डाक और अन्य टिकटों की आपूर्ति के संबंध में निम्न में से किस टी कोड का उपयोग किया जाता है? MIGO, ठीक है, उसके बाद है ZFBL 3N या फिर F-02 ZFFF, ठीक है, VSO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका से MIGO का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे भी गए हैं और आपको ये कहीं और से नहीं मिलेंगे, यही क्वेश्चन पेपर्स में से ही आपको करने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ये एसबी ऑर्डर है, ठीक है आपका, इसको हम नहीं करेंगे, आपके जो करंट वाले होंगे उन्हीं को किया जाएगा, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ पारगमन थैले जो होते हैं, ठीक है, ट्रांजिट बैग जो आपका होगा किसकी उपस्थिति में उसको बंद और सील करना चाहिए? IRM, इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, उसके बाद आपका हेड सोर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक, मेल गार्ड या मेल एजेंट, सीनियर मोस्ट MTS ऑफ द सेट, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास प्रधान छंटाई सहायक, मेल गार्ड या मेल एजेंट, इनकी उपस्थिति में आपके पारगमन थैलों को, ट्रांजिट बैग्स को बंद करना चाहिए। द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस एंड अ सेक्शन इज ए, डाक कार्यालय और अनुभाग की जो ऑर्डर बुक होती है उसकी संरक्षण अवधि क्या है, कितने समय के लिए उसको सुरक्षित करके रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा? 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा डी, इनको 3 साल के लिए संभाल के रखा जाता है, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सुपरवाइजर ऑफ CRC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, CRC पर्यवेक्षक किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन यहाँ पे, टाइमली ओपनिंग ऑफ सेट, सेट को समय पर खोलना, मेंटेनिंग मास्टर डाटा फॉर इंटरिम डिस्पैच, अंतरिम प्रेषण के लिए मास्टर डाटा को बनाना, ओपनिंग बैग एलोकेशन एंड क्लोजिंग बैग एलोकेशन, ठीक है, ओपनिंग बैग आवंटन और क्लोजिंग बैग आवंटन, या फिर ऊपर के सभी। डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, CRC जो होगा पर्यवेक्षक अधिकारी इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा, टाइम से सेट को खोलना, मास्टर डाटा, ठीक है, जो भी अंतरिम प्रेषण होता है उसके लिए आपका जो भी मास्टर डाटा है उसको बना के रखना, ओपनिंग बैग एलोकेशन और क्लोजिंग बैग एलोकेशन, इन सभी चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार होता है, और भी इसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो आप एक बार डिटेल में कर लीजिएगा। द पोस्ट ऑफिस विच एक्सचेंजेस मेल विद फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज, डाकघर जो विदेशों के साथ डाक का आदान प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा बी, इनको विनिमय कार्यालय या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू आर्टिकल्स रिसीव्ड और डिस्पैच्ड बाय फॉरेन पोस्ट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, विदेशी डाक द्वारा प्राप्त या प्रेषित वस्तुओं से संबंधित सभी अभिलेखों को निम्नलिखित अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, 6 महीने, 12 महीने, 18 या फिर 24 महीनों के लिए। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी, 18 महीनों के लिए इनको संरक्षित करके रखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। एंट्रीज इन फ्रैंकिंग मशीन लेजर शुड बी चेक्ड वंस इन अ मंथ। तो यहाँ पे जो भी फ्रैंकिंग मशीन का बही खाता होता है उसमें जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उनको महीने में एक बार चेक किया जाना चाहिए, और कौन करता है? PM, SPM या फिर DPM, कोई भी कर सकता है। उसके बाद अगला है हमारे पास, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स वेयरिंग प्रीवियस डेट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। पिछली तारीखों वाले फ्रैंक किए हुए लेखों को अवैतनिक लेख नहीं मानना जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है आपका।
अगला है आपके पास मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट मोर देन 2 ऑफिसेज स्पेसिफाइड बाय एसपीओ इन लाइसेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब भी आप फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेते हैं तो उस लाइसेंस में डाकघर निर्दिष्ट किए जाते हैं सुपरिटेंडेंट के द्वारा। निर्दिष्ट करने का मतलब कि बताए जाते हैं, उस लाइसेंस में दिखाए जाते हैं कि इन 2 डाकघरों में इन फ्रैंक्ड लेखों को, ठीक है, ये जो आपके लाइसेंस आपको दिया जा रहा है इसके अधीन आप जो भी आर्टिकल्स को पोस्ट करना चाहेंगे इन 2 डाकघरों के भीतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा डाकघरों के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो सी भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। उसके बाद लेटर बॉक्स में अगर आपने मशीन फ्रैंक्ड लेख को पोस्ट कर दिया है तब भी उसको अवैतनिक नहीं माना जाएगा, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए, एंट्रीज इन फ्रैंकिंग मशीन लेजर शुड बी चेक्ड वंस इन अ मंथ। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपने पढ़े होंगे, जो तीनों ही गलत है। इसका मतलब आपकी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन डिटेल में पढ़ा है तब तो आता होगा, नहीं पढ़ा है तो ये तीनों तो आने चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन से पॉइंट है, ये बार बार देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से हमारे पास पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हमें बताना है कौन सा गलत है। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स मस्ट बी टेंडर्ड एट दी विंडो ऑफ दी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। फ्रैंक लेखों को पोस्टिंग के लिए कार्यालय की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि आप फ्रैंक लेख जो भी भेजना चाहते हैं उनको पोस्टिंग कार्यालय में आपको कहाँ पे लेके आना है? पोस्ट ऑफिस विंडो पर लेके आना है। Each dispatch of articles should be tendered in separate bundles according to value of frank। वस्तुओं के प्रत्येक प्रेषण को फ्रैंक के मूल्य के अनुसार अलग अलग बंडलों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब क्या होता है, आपने फ्रैंकिंग किया, उसमें अलग अलग आपने शाप लगाई है हर एक आर्टिकल के लिए। हो सकता है अभी किसी का वजन ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा चार्जेस की ज़रूरत हो तो आपने ज़्यादा शाप लगाई है, ठीक है। उसी मूल्य के अनुसार जो आपका मूल्य रहेगा उनके अनुसार उनको बंडल में तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा। अ सेपरेट डेली डॉकेट शुड बी सबमिटेड फॉर ईच मशीन पोजेस्ड बाय द लाइसेंसी। लाइसेंसधारी के पास जितनी भी मशीन होंगी उनके लिए अलग अलग दैनिक डॉकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। द पोस्ट ऑफिस शैल ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाई लाइसेंसी इन फॉर्म ACG 17। डाकघर लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी पैसे के लिए एक रिसिप्ट जो है वो देता है और उस रिसिप्ट को कहते हैं ACG 17। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हमें क्या बताना है? गलत बताना है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, अगर कोई भी आपका लाइसेंसधारी जो है वो आपकी मनी देता है, पोस्ट ऑफिस में कोई भी पैसे देता है, पोस्ट ऑफिस उस चीज़ के लिए एक रिसिप्ट जारी करता है और वो कौन सी होती है? ACG 67 के ऊपर, ACG 67 के ऊपर उसको बनाया जाता है, ना कि ACG 17 के ऊपर बनाया जाता है। The facility of prepayment of postage in cash is available at selected offices to firms or business establishments who post not less than। नकद में डाक शुल्क के पूरे भुगतान की सुविधा चुनिंदा डाकघरों में फर्मों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है जो कम से कम कितने लेखों को पोस्ट करते हैं। तो 100 आर्टिकल्स एट ए टाइम, एक ही बार में 100 लेख, 200, 500 या फिर 1000 आर्टिकल्स एट ए टाइम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा सी। आपकी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान वाली सुविधा उन फर्मों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उपलब्ध है जो एक ही बार में मिनिमम आपके 500 लेख यानी कि 500 लेखों को क्या करती है? पोस्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस अ वैल्यू आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट इज केप्ट इन दी पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रावधानों के अधीन एक मूल्य डाक वस्तु है, ठीक है, कोई भी आपकी मूल्यदेय वस्तु है जो पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजी गई है, उसे उस डाकघर में कितने समय के लिए रखा जाएगा जिसके लिए उसे संबोधित किया गया। अब क्या पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल पोस्ट ऑफिस को संबोधित किए जाते हैं, तो उस आर्टिकल को कितने समय के लिए उस डाकघर में रखा जाएगा जिसके लिए उसे संबोधित किया गया है, भेजा गया, एड्रेस किया गया है। 7 days ओनली, 30 days ओनली, 1 year, अनलिमिटेड डेज। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी। 24th की जो सही ऑप्शन आ जाएगी आपके पास ए आ जाएगी, केवल 7 दिन के लिए रखा जाएगा। अगर वीपी लेख नहीं होता, वीपी लेख के सिवाय आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर उनको पोस्ट रेस्टेंट की तरह भेजा गया है 8 उसको 1 महीने तक रखा जाएगा, ठीक है, और 8वें दिन से आपके वेयर हाउसिंग चार्जेस उनके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा गलत है। अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट, एक डाक लेख को पारगमन के दौरान रोका या पुनः निर्देशित किया जा सकता है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। नो रिडायरेक्शन फी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेंडर वेयर अ पार्सल हैज बीन रिटर्न्ड एज अनक्लेम्ड, प्रेषक से कोई भी पुनः निर्देशन शुल्क नहीं लिया जाएगा जब पार्सल को लावारिस के रूप में वापस लौटाया गया हो। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए ये में क्या हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल सही है। पहला क्या हो जाएगा, पहला तो बिल्कुल गलत है। और पोस्टल आर्टिकल कैन ओनली बी रिडायरेक्टेड एट द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड, डाक लेख को सिर्फ उसी डाकघर के द्वारा पुनः निर्देशित किया जा सकता है जिस डाकघर के लिए उसे भेजा गया, इनके जिस डाकघर से उसका वितरण होना है, ठीक है, जिस डाकघर से उसको बांटा जाना है, सिर्फ वही डाकघर क्या कर सकता है, उसको पुनः निर्देशित कर सकता है। उसको पारगमन के दौरान, ठीक है, जब वो रास्ते में जा रहा है, ना ही उसको रोका जाएगा, ना ही उसको पुनः निर्देशित किया जाएगा। पुनः निर्देशित किया करने का काम या उसको रीडायरेक्ट करने का काम जो करेगा वो कौन सा करेगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी करेगा, जहां से एड्रेसी को उसका वितरण दिया जाना था। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, ये। अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट, बिल्कुल गलत है। अ पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट, ठीक है, डाक लेख को पारगमन के दौरान ना ही रोका जाएगा, ना ही उसको पुनः निर्देशित किया जा सकता है। कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स एंड वीपी आर्टिकल्स शुड बी प्रेफर्ड विद इन मनी ऑर्डर और वीपी लेखों से संबंधित। अब मनी ऑर्डर वीपी लेख में क्या समानता है, एक में मनी ऑर्डर तो चलिए साफ साफ आपको दिख रहा है, लेकिन जब वीपी लेख को भेजते हैं, साथ में वीपीएमओ भेजते हैं, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो दोनों में मनी ऑर्डर आ गया, ठीक है। संबंधित शिकायतों को कितने समय के भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और बुकिंग, जारी करने या बुकिंग की तारीख से 3 महीने, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू और बुकिंग, 9 month या फिर 12 months। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी, 12 महीने के भीतर, ठीक है। और 12 महीने कब से होंगे आपके, जारी करने या बुकिंग, जारी करना मतलब कि मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, उस आपके लेख जो होते हैं उनको बुक किया जाता है, तो उनके 12 महीने के भीतर आपको देखना है, उसके आपको शिकायत करनी है तो 12 महीने के भीतर आप कर सकते हैं। Complaints relating to loss or damage to a registered or insured article where a claim for compensation is made should be preferred within, एक पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षति के लिए शिकायतों को कितने समय के भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां मुआवजे के लिए दावा किया गया, आपको पीए बनना है ना, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो ये कर लेना। मैंने 2020 के क्वेश्चन पेपर्स करवाए हैं, 2021 के करवा रहा हूँ। 2021 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 2020 में क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आया है, कर लेना, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षति के लिए जो शिकायतें हैं वो कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए। आपको अगर मुआवजा चाहिए, 3 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल, ले की पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने पहले, 6 months, 9 month या फिर 12 months। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास से 3 महीने के भीतर आपको इस चीज़ के लिए दावा करना पड़ेगा अगर आपको मुआवजा चाहिए, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होगी। और लेटर शुड नॉट वेट मोर देन, तो ये तो आपका बोनस क्वेश्चन है, आपको समझ लीजिए किसी ने ऐसे ही दे दिया कि हाँ भाई ले जाओ, ठीक है। पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, 2 किलोग्राम, वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए टाइम। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास मेल, पत्र, पोस्ट कार्ड और पत्र कार्ड को प्रथम श्रेणी की मेल के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके जो लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपकी प्रथम श्रेणी की मेल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे वाली ऑप्शन क्या बोलेगी, आर्टिकल 17 एनवलपीज विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट, पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफों में भेजे गए लेखों को डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपके होली ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक शर्त होती है, आप ट्रांसपेरेंट में भेजना चाहते हैं तो एक रेक्टेंगुलर सा आपको उसमें मिल जाता है कि आप इतना सा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वो पारदर्शी वाला हिस्सा जो है जिसके भीतर से सिर्फ एड्रेसी का एड्रेस दिखना चाहिए और कोई चीज़ नहीं दिखनी है। तो इस बहुत सारी शर्तें हैं उससे संबंधित, वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर पारदर्शी है तो नहीं भेजा जाएगा। A letter posted insufficiently prepaid is charged on delivery with double the amount of deficiency, एक पत्र जो आपने आधे अधूरे भुगतान करके पोस्ट कर दिया है, वितरण के समय कमी के दोगुने चार्जेस आपसे वसूले जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। लेटर्स में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट,
विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है। पत्रों को डाक द्वारा आप भेजना चाहते हैं तो डाक शुल्क का भुगतान करके भी आप भेज सकते हैं और बिना डाक शुल्क का भुगतान करके किए हुए भी भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चार्जेस तो डिलीवरी के समय जो लगने हैं वो लगेंगे ही, लेकिन आप भेज सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है कि आप ट्रांसपेरेंट इन्वॉल्व में, वो भी कैसा, होली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है जिसके अंदर दिख रहा है कि क्या है, उस तरह के आप लिफाफे का यूज करके आर्टिकल को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी, इनमें से किसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, कोई भी पंजीकृत वस्तु जो वितरित होने के बाद फिर से पोस्ट की जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका आर्टिकल एक बार डिलीवर कर दिया गया, उसको खोल दिया गया, लेकिन अब उसको दोबारा से जब रीपोस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, बीमित वस्तु है, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। वैल्यूएबल आर्टिकल के लिए भी करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ऊपर के सभी के लिए आपका पंजीकरण जो है अनिवार्य रहेगा। The letter A and U in APPU refers to, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इसकी फुल फॉर्म होती है। U क्या हो जाएगा आपका, यूनियन, ठीक है, और A क्या हो जाएगा, एशियन। तो यहाँ पे ये 31 की जो सी ऑप्शन आ जाएगी, सी आ जाएगी, ठीक है। एशिया मत कर देना, एशियन है, एन लगा हुआ है लास्ट में। अगला क्वेश्चन है APPU वाज एस्टैब्लिश्ड इन, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमने किया है, APPU की स्थापना कब हुई, भारत कब इसमें ज्वाइन हुआ। तो यहाँ पे 1961, 1971, 1981 या फिर 1951। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए, 1961 में हुई। और भारत कब ज्वाइन हुआ, 1973 में, 1973 में। इन फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी पोस्ट में लेटर पोस्ट जो शब्द है निम्न में से किस डाक लेख पर लागू होता है। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एरोग्राम्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए लेटर्स के ऊपर भी होता है, पोस्ट कार्ड्स के ऊपर भी होता है, प्रिंटेड पेपर्स जिसमें आपके क्या आते हैं, बुक्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, स्मॉल पैकेट के ऊपर भी होता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर भी होता है, एरोग्राम के ऊपर भी होता है। तो इन सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बाकी जो मैंने गिनाए उनको भी याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा होगा, ऑप्शंस नीचे दी होंगी, आपका पत्र दिया होगा, प्रिंटेड पेपर दिए होंगे, फिर आप फंस जाएंगे, तो कर लेना ये अच्छे से। The period of detention of undelivered articles addressed to foreign countries is governed by the internal regulations of the, विदेशों को संबोधित और वितरित डाक लेखों को रोकने की अवधि किसके आंतरिक नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। आपके घर में अगर कोई दूसरा हुक्म चलाए आपको कैसा लगेगा, वैसे यहाँ पे भी वही है। कंट्री ऑफ रीजन, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, बोथ एंड भी, या फिर नन ऑफ द अबव। कंट्री ऑफ आपकी डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य देश, आपके घर के आपके ही रूल्स होंगे, ठीक है, आपके घर में आपके ही रूल्स चलते हैं, ठीक है, हो सकता है नहीं चलते हो मेरे जैसे, लेकिन बड़े बुजुर्गों के चलते हैं, यानी कि उस देश में जो भी कानून होंगे उसी के हिसाब से वो देखेंगे, उसको रोकना है, वितरित करना है, वापस भेजना है, नष्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसी देश के कानूनों के हिसाब से होगी। दूसरे देश में जहाँ से उस आर्टिकल को भेजा गया उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो बताए या ऐसा करना है वैसा करना है, गंतव्य देश ही देखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अनडिलीवरेबल कॉरेस्पॉन्डेंस इज रिटर्न टू कंट्री ऑफ रीजन एंड डिलीवर टू द सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू इफ एनी। वितरित ना हो सकने वाले पत्राचार को मूल देश को वापिस कर दिया जाता है और देश शुल्क यदि कोई है, देश शुल्क का मतलब कोई भी चार्जेस, चाहे वो रीपैकिंग चार्जेस है, चाहे वो डिलीवरी चार्जेस है, क्योंकि अभी फॉरेन कंट्री को जब भी आप लेख भेजते हैं तो डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, ठीक है, भारत के भीतर बुक हुआ, भारत में उसका वितरण होना है, डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं, लेकिन फॉरेन के लिए देने होते हैं। तो ये सारे चार्जेस जो भी हैं अगर कोई ड्यू है वो देने पड़ेंगे, उसके बाद आपके एड्रेसी को वो दे दिया जाएगा। पोस्ट कार्ड्स विच डू नॉट वेयर द एड्रेस ऑफ द सेंडर आर नॉट रिटर्न्ड, पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर प्रेषक का पता नहीं है उनको वापिस नहीं किया जाएगा। बोथ एंड वी, नन ऑफ द अबव। हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है, दोनों ही सही है भाई, सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट कोरस्पोंडेंस टू बीच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इन इंग्लैंड पोस्ट। विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा अंतर्देशीय डाक में किस सेवा से मेल खाती है, यानी कि इसका कोई सगा संबंधी अगर आपके इंग्लैंड में है वो कौन सा है, यानी कि फॉरेन कंट्री का अगर कोई आपका सगा संबंधी भारत में है तो कौन सा है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, बुक पैकेट या फिर पार्सल पोस्ट। क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, बुक पैकेट और प्रिंटेड पेपर आपस में क्या है, आपके उसमें भाई बहन है, ठीक है, ये भाई बहन नहीं भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी सी ऑप्शन, आपकी फॉरेन में मुद्रित कागज और इंग्लैंड में बुक पैकेट सेम चीज़ है।
According to clause 77 of Post Office Guide Part 2, the insurance limit adopted by India is Post Office Guide 2 के खंड 77 के अनुसार भारत द्वारा अपनाई गई बीमा सीमा क्या है? 5,000, 10,000, 15 या फिर 50,000? क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास बी 10,000 रुपये। ठीक है, हमने इंग्लैंड के लिए क्या किया, 1 लाख रुपए तक आप स्पीड पोस्ट को भेज सकते हैं इंश्योर करवा के। फॉरेन में कितनी है आपकी? 10,000 रुपये है। विद रेफरेंस टू फॉरेन पार्सल बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विदेशी पार्सल के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर, लंबाई 1.05 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सम ऑफ लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर। लंबाई और सबसे बड़ी परिधि, और सबसे बड़ी परिधि कौन सी? लंबाई वाली साइड को छोड़कर, ठीक है, बाकी परिधि को देखा जाएगा। उसका योग लंबाई प्लस सबसे बड़ी परिधि जो आपकी लंबाई वाली साइड से किसी और साइड को मापी जाएगी, 2 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। पार्सल शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नॉट लेस देन 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर। एक पार्सल की सतह का माप 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट इज 10 किलोग्राम। वजन की सामान्य अधिकतम सीमा 10 किलोग्राम है। 38 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी, ये आएगी आपके पास डी। ठीक है, गलत हमें बताना है तो गलत यही है। ठीक है, डी। तो आपके इंग्लैंड में सेम कितना है? 20 किलोग्राम है। ठीक है, पार्सल के लिए। तो फॉरेन में भी आपका 20 किलोग्राम है। स्पीड पोस्ट का भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे और कौन सा चीज़ है? आपके स्पीड पोस्ट हो गया, और उसके बाद आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी लेटर भेजते हैं उसके लिए भी आपकी सेम लिमिट है। ठीक है, लेटर के लिए कितनी है? 2 किलोग्राम। स्पीड पोस्ट के लिए कितनी हो जाएगी? 35 किलोग्राम। ये सेम है आपकी। Advice of delivery can be obtained for insured parcel addressed to any country to which the service is available except for parcels addressed to। वितरण की सूचना किसी भी देश को संबोधित बीमित पार्सल के लिए प्राप्त की जा सकती है जहां के लिए आपकी ये सुविधा उपलब्ध है, सिवाय किस कौन से देश को संबोधित पार्सल के लिए? ग्रेट ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। ठीक है, कनाडा को आप पार्सल भेज रहे हैं तो आपको वितरण की सूचना, एडवाइस ऑफ डिलीवरी नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। Money orders from foreign countries that has become void cannot be paid after the expiry of। कितनी समय अवधि के बाद विदेशों से प्राप्त शून्य हो चुके मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जाएगा? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया। भारत में प्राप्ति की 6 महीने के बाद। 5th month, 6 month या फिर 2 month, 1 month। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? भारत में प्राप्ति की तारीख से 6 महीने के बाद कोई भी वॉइड मनी ऑर्डर होगा उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। कौन सा मनी ऑर्डर कब वॉइड हो जाएगा? ठीक है, कब वो शून्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, द टर्म FSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रेफर्स टू। डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना में FSI शब्द का क्या प्रयोग है? ठीक है, क्या इसका अर्थ है आपको ये बताना है। फाइनेंस सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंस एंड सर्विस इंटीग्रेटर या फिर फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म CSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रेफर्स टू। डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना में CSI शब्द का क्या अर्थ है? कोर सर्विस इंटीग्रेटर, कॉमन सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, कॉमन सर्विस इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास सी। ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। बिल्कुल ऐसे लगता है चाइनीज लोगों की तरह ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, एक जैसी दिखती है लेकिन आपको बिल्कुल सही जो है वो ही चुननी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी लेटर ए स्टैंडिंग सेकेंड फ्रॉम दी लेफ्ट इन दी टर्म दर्पण रेफर्स टू। दर्पण शब्द में बाएं से दूसरे स्थान पर ए अक्षर का क्या अर्थ है? एडवांसमेंट, ए अचीवमेंट या फिर एनुअल। तो यहाँ पे देखिए दायां कौन सा हो जाएगा आपका? दायां हो जाएगा ये वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बताना है। ठीक है, आपके दाएं से सेकंड वाला, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म आएगी वो ए ही आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके पास आ जाएगा ये आएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लेटर एन इन दी टर्म PNOP रेफर्स टू। PNOP शब्द में एन अक्षर का आपको मतलब बताना है, क्या होता है? नंबर, नेटवर्क, नेशनल या फिर नोड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क। पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तभी पता चलेगा एन का मतलब क्या होता है। पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। तो एन का क्या हो जाएगा? नेटवर्क। ओ अगर पूछा होता ऑप्टिमाइजेशन, पी पूछा होता प्रोजेक्ट, पी पार्सल।
थ्रू हाउ मैनी सेगमेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। आईटी आधुनिकरण परियोजना को कितने अलग अलग खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था? 4, 8, 10 या फिर 12? बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ठीक है। 8 इसमें टोटल खंड थे अलग अलग इम्प्लीमेंट जिनके थ्रू इसको किया गया था। विद रेफरेंस टू MNOP बट इस KPI रिप्रेजेंट्स। MNOP के संदर्भ में KPI क्या दर्शाता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की पोस्टल सर्विस की परफॉर्मेंस इंसेंटिव, या फिर की प्रोजेक्ट इंडिकेटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। CEPT की फुल फॉर्म आपको बतानी है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये भी सेम ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर फॉर लिखा हुआ है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, सेंटर इन एक्सीलेंस ऑफ पोस्टल टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोस्टल टेक्नोलॉजी, या फिर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आप बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेंटर इन एक्सीलेंस नहीं है, 4 है। ये भी देखिए कितना ब्रीक करके आपसे पूछा गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, सेंटर सभी में, एक्सीलेंस सभी में, पोस्टल टेक्नोलॉजी सभी में, इन ऑफ आर में ही आपको उलझाया हुआ है। तो आपको ये अच्छे से करने हैं, तभी मैं बोलता हूँ इनको अच्छे से पढ़िएगा। The IT modernization project was approved by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। IT आधुनिकरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? नवंबर 11, नवंबर 2012, मार्च 2011 या फिर मार्च 2012? तो नवंबर 2012 में किया गया था। इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। निम्न में से कौन सा संगठन भारतीय डाक की IT आधुनिकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है? इन्फोसिस, TCS, टाटा कंसल्टेंसी, सिफी या फिर विप्रो? क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, विप्रो, ठीक है। WIPRO नहीं है, बाकी इन्फोसिस है, TCS है, सिफी है, रिलायंस है, जो भी है बाकी सारे आप देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट digitized all the postal mails and counter operations of the offices on a single central server based platform। IT आधुनिकरण परियोजना की निम्न में से किस धारा ने कार्यालयों के सभी डाक, मेल और काउंटर संचालन को एक ही केंद्रीय सर्वर पर आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटाइज किया है? FRI, CSI, MOH या फिर DCS? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा बी, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। ये था आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न और उड़ीसा सर्कल का क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, 2020 वाले आपने किए हैं, 2021 वाले भी आपको लग रहा है सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। वहीं से उठा के यहाँ पे पूछे गए हैं, बस ये है कि अलग अलग सर्कल में इनको बांट दिया है, ठीक है। वहीं पे इनको घुमा के आपसे फिर से वही पूछेंगे, अभी भी वही आएंगे, कर लेना अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ। साथ में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको उपलब्ध करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, आपको एग्जाम निकालने में आपकी मदद करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।